हेलो एवरीवन। तो शुरू से ही मैंने प्लान करके रखा हुआ था कि ये जो वीडियो होगा वन लाइनर, इसे एग्ज़ाम से लगभग एक सप्ताह पहले, अभी तो टाइम है आपके पास, लगभग 10 दिन पहले मैं इसे अपलोड कर रहा हूँ। और इसकी सही टाइमिंग भी यही है। एग्जैक्टली इसके पहले यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो 2 परीक्षाएं हुई हैं, जैसा कि आप जानते हैं, विज्ञापन संख्या 51 की परीक्षा जो कि पिछले साल हुई थी 2025 में, और इसके पहले विज्ञापन संख्या 50 की परीक्षा जो हुई थी ये 2021 में हुई थी। तो ये जो दोनों परीक्षाएं हुई थी, सभी परीक्षाएं 2-2 दिन हुई थी और 2-2 दिन में 4-4 शिफ्ट थे। यानी कुल मिला के जो 8 शिफ्ट की परीक्षाएं हुई हैं, इसमें जो जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं, तो एवरेज शिफ्ट यहाँ पर 30-30 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। कुल मिला के देखा जाए तो प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 240 के आसपास जा रही है। लेकिन इनमें से कुछ प्रश्नों को आप बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं, जैसे कि करंट अफेयर। अब करंट अफेयर तो हर साल नया ही पूछा जाएगा, पिछले साल का जो करंट है वो तो पूछा ही नहीं जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा फिल्ट्रेशन करने के पश्चात मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो तैयार किया है वन लाइनर के रूप में। और इसका फ़ायदा आपको इस प्रकार से मिलेगा कि इसमें जो तथ्य दिए गए हैं, पहली बात तो ये कि डिटेल में दिए गए हैं, और दूसरी बात ये है कि इसमें सारी बातें आपको अपडेटेड दी गई हैं, यानी कि आपको हर बात अच्छे से समझ में आ सके। और वो सारे टॉपिक जो कि पिछले 8 शिफ्ट में डिस्कस किए गए थे, वो सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर रहें। यानी कि अगर पीवाईक्यू से संबंधित कोई भी प्रश्न एग्ज़ाम में आए तो इसका फ़ायदा आपको मिल सके। ये पीडीएफ भी आपको पेड ग्रुप में दी जाएगी। जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं उनको मोस्ट ऑफ द पीडीएफ शेयर कर दी गई है, और अब जो क्लासेस रहेंगी उसकी पीडीएफ उनको तुरंत ही दी जाएगी ताकि उनका रिवीजन चलते रह सके बेहतर तरीके से। और जो लोग अभी तक पेड ग्रुप में नहीं हैं दोस्तों, तो वो जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा। और सबसे पहले बात करेंगे विज्ञापन संख्या 51 की परीक्षा, जो कि पिछले साल 17 अप्रैल को पहली शिफ्ट में हुई थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि करंट अफेयर के प्रश्नों को छोड़कर बाकी के जो प्रश्न हैं जो कि रिपीट हो सकते हैं, उन्हीं को इस सेशन में शामिल किया गया है। बाकी जो प्रश्न आपके काम के नहीं हैं तो उनको पढ़ने से, समय बर्बाद करने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। तो उनको मैंने यहाँ पर हटा दिया है। जैसे कि दोस्तों पूछा गया था कि महादेवी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है। महादेवी वन्यजीव अभयारण्य, देखो दोस्तों, मैंने आप लोगों को इस साल रामसर साइट के बारे में भी पढ़ाया है। तो रामसर साइट जो होती है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। या तो आपसे डायरेक्टली पूछेंगे कि अब तक कितने रामसर साइट हुए हैं, या फिर उसमें से किसी एक रामसर साइट का नाम आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो महादेवी वन्यजीव अभयारण्य ये किस राज्य में है, ये पिछले साल पूछा गया था। तो दोस्तों याद रखना कि यह अभयारण्य पश्चिमी घाट का हिस्सा है, जो कि गोवा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये मिलेगा आपको गोवा में, और ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है। और इसी अभयारण्य से महादेवी नदी भी बहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे दांत का जो ऊपरी कठोर भाग होता है, जिसे आप इनामेल कहते हैं, तो दांत का जो ऊपरी भाग होता है जो कि कठोर इनामेल से ढका रहता है, ये किससे बना होता है। तो याद रखिएगा कि ये बनता है कैल्शियम फास्फेट से, ठीक है, कैल्शियम फास्फेट। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और मैंने आपको पढ़ाया भी है। अगर आप अभी तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं पढ़े हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 बाई स्टडी विज्ञान प्रकाश, वीडियो आपको मिल जाएगा, ज़रूर देख लीजिएगा इसको। तो इससे संबंधित प्रश्न पिछले साल पूछा गया था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार माध्यमिक विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत, माध्यमिक विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत किन कक्षाओं को शामिल किया गया है। तो दोस्तों कक्षा 6 से लेकर 8 तक, ठीक है। 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मंजूरी दी थी। कब दी थी, 29 जुलाई 2020 को। याद रखिए कि भारत में पहली बार जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी वो 1968 में लागू की गई थी, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी शिक्षा नीति आई थी 1986 में आई थी, और इसे एक बार रिवाइज किया गया था 1992 में, और अब तीसरी बार जो आई है ये 2020 में आई है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो पैटर्न है, पढ़ाई का जो पैटर्न है वो इस प्रकार से है, 5 ईयर प्लस 3 ईयर प्लस 3 ईयर प्लस 4। ये जरूर याद रखिएगा, 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4। तो इसी पैटर्न पर अब जो पढ़ाई लिखाई है वो आगे बढ़ेगी बच्चों की। तो नई स्कूल शिक्षा प्रणाली के अनुसार ये पैटर्न है 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4, और इसी के अनुसार माध्यमिक विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 तक की स्कूली शिक्षा को शामिल किया गया है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन जो था वो समग्र शिक्षा से संबंधित था। पूछा गया था कि समग्र शिक्षा की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। इसमें ऑप्शन थे श्री अरबिंदो, स्वामी दयानंद या स्वामी विवेकानंद, नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों जो समग्र शिक्षा है इसकी अवधारणा का प्रतिपादन श्री अरबिंदो के द्वारा किया गया था, ये जरूर याद रखिएगा। और इसके बाद सूची 1 और सूची 2 से संबंधित जो प्रश्न होते हैं जिसमें मिलान करना होता है, जैसे कि पूछा गया था कि शिक्षक शिक्षा न्यू एजुकेशन पॉलिसी का अध्याय 15, जैसा कि आप जानते हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनाई गई है उसमें कई सारे अध्याय हैं। तो किस अध्याय में किस टॉपिक का वर्णन किया गया है, किस टॉपिक से रिलेटेड है, वही चीज़ यहाँ पर पूछी गई थी। डेफिनेटली ये टफ टॉपिक था। बहुत सारे लोग इसका आंसर केवल तुक्के के आधार पर दिए होंगे, जिनका सही हो गया होगा, नहीं तो सही नहीं हुआ होगा। अब इतने डीप में जाके कौन पढ़ता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो अध्याय 15 है ये रिलेट करता है शिक्षक शिक्षा को। अध्याय 23 जो है ये संबंधित है प्रौद्योगिकी का उपयोग से। अध्याय 20 ये संबंधित है व्यावसायिक शिक्षा से। अध्याय 21 ये संबंधित है प्रौढ़ शिक्षा से। अब आप बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, लेकिन ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर रिपीट हो तो गलत नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली दोस्तों जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर है ना, तो उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ से प्रश्न बने और आपका गलत हुआ तो यकीन मानिए आप पीछे हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से ही पूछा गया था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ECCE का अर्थ क्या है। ECCE का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो दोस्तों न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ECCE का मतलब होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, जिसको आप कहते हैं नॉक। कई बार आप जब विश्वविद्यालय के सामने से गुजरते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि लिखा गया होता है कि नॉक के द्वारा A+, A++, B+ वगैरह उनकी जो श्रेणी दी गई होती है। तो नाक मतलब राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद। इसका कई बार फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन। ठीक है, ये होता है नाक का फुल फॉर्म। ठीक है, तो उच्च शिक्षा संस्थानों का जो प्रत्यायन होता है, यानी कि एक्रीडिटेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, यही जो है नाक का प्राथमिक फोकस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्थिक विकास हेतु PURA पूरा दृष्टिकोण किसके दिमाग की उपज है। तो दोस्तों आर्थिक विकास के लिए, यानी कि ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है, गांव के जो लोग हैं, उनकी जो माली हालत है उसको सुधारने के लिए PURA दृष्टिकोण को भारत के पूर्व राष्ट्रपति और जाने माने मिसाइल वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने इसको डेवलप किया था। ये सोच उन्हीं की थी। तो इसमें क्या था कि आर्थिक विकास के लिए PURA, अच्छा इसका फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज़। ठीक है, यानी कि जो शहरी सुविधाएं हैं उनको गांव में उपलब्ध कराना, ताकि क्या हो कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करके ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। ये जो मतलब आइडिया था ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का था। ठीक है ना। अब देखो राज्य और राष्ट्रीय उद्यान ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस पर आपकी क्लासेज हुई हैं, उनको आप देख लीजिएगा। यहाँ से आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चलेंगे, उनको आप नोट करते चलिए। बाद में उससे रिलेटेड जो वीडियो है वो डेप्थ में जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, जैसे कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये स्थित है दोस्तों राजस्थान में, और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये मिलेगा आपको छत्तीसगढ़ में। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान ये हिमाचल प्रदेश में है। ध्यान दीजिए कि मार्च 2026 तक भारत में कुल जो नेशनल पार्क्स हैं उनकी संख्या बढ़कर हो गई है 107। ठीक है, और ये भी याद रखिए कि देश भर में 544 वन्यजीव अभयारण्य हैं, जिनमें मध्य प्रदेश और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सबसे आगे हैं। तो मध्य प्रदेश में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रत्येक में 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कितने कितने? 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं MP में और अंडमान निकोबार में। ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है, तो इसे अप्रैल 2025 में आधिकारिक तौर पर भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। तो भारत में कुल जो नेशनल पार्क हैं 107 हैं, और जो 107वां है वो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, और ये ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित है। ठीक है, Rio+20 का संबंध किससे है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Rio+20, तो देखो दोस्तों क्या होता है कि इसका जो संबंध है सतत विकास से है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है। SDG पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो आपको दिया हुआ है,
आज मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा और बाकी लोग SDG बाई स्टडी विद ज्ञान प्रकाश सर्च करके जरूर देख लेंगे, ठीक है। तो देखो दोस्तों क्या हुआ था कि रियो +20, तो 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में स्थित है। रियो डी जेनेरियो एक शहर है। तो 1992 में क्या हुआ था कि यहाँ पर ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ठीक है। तो ये कब हुआ था? 1992 में। अब 20 साल बीत गए, तो 2012 में रियो में ही फिर से एक सम्मेलन हुआ था, ठीक है। और ये जो 1992 का सम्मेलन था, ये उसी का एक तरीके से कह सकते हैं रीमेक वर्जन था, ठीक है। और दोनों जो सम्मेलन है ये सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित हैं। तो जरूर याद रखेंगे आप इसे, ठीक है। और ये प्रश्न क्योंकि एग्जाम में पूछा गया सीधे सीधे, तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। ANPR का फुल फॉर्म पूछा गया था। ANPR का फुल फॉर्म जो कि होता है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन, ठीक है। सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में क्वेश्चन ये था कि यह जो विचार था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, यह किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो देखो दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का विचार आया था 1972 में, 1972 में। सतत विकास का विचार 1972 में मानव पर्यावरण पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन सम्मेलन के दौरान अस्तित्व में आया था। वर्ष 1987 में, ध्यान दीजिएगा ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1987 में क्या हुआ था? ब्रंटलैंड कमीशन आया था, ब्रंटलैंड कमीशन। तो उसी की रिपोर्ट में पहली बार सतत विकास की व्याख्या की गई थी, ठीक है। तो ये जो पहली बार शब्द आया था 1972 में आया था, लेकिन ब्रंटलैंड कमीशन 1987 में इसकी पहली बार डिटेलिंग दी गई थी, व्याख्या की गई थी। अब यहाँ पर देखिए पूछा गया था कि मीथेन, हीलियम, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड में कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें केवल मीथेन ही आपका ग्रीन हाउस गैस है। कौन सा एक कांग्रेस का नेता कैबिनेट मिशन योजना के पूर्णतः पक्ष में था? कैबिनेट मिशन योजना के पूर्णतः पक्ष में कौन सा एक कांग्रेस का नेता था? तो दोस्तों ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन के बारे में बात करें तो कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में आया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा भारत में सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण और संविधान सभा के गठन के लिए भेजा गया एक उच्च स्तरीय मिशन था। इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे? पैथिक लॉरेंस थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे और AB अलेक्जेंडर थे। और इस मिशन ने, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था, ठीक है। और भारत की एकता बनाए रखने और त्रिस्तरीय शासन संरचना का प्रस्ताव दिया था। तो इससे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बिल्कुल सहमत थे, लेकिन कुछ लोग इससे सहमत नहीं थे। 2005 में लागू हुए क्योटो प्रोटोकॉल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों याद रखना कि 2005 में लागू हुआ क्योटो प्रोटोकॉल, इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। क्योटो प्रोटोकॉल ये 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के अंतर्गत GHG ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए विकसित देशों को कानूनी रूप से बाध्य करता है। यह 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ और इसका मुख्य लक्ष्य 2008 से लेकर 2012 के दौरान उत्सर्जन को 1990 के स्तर से औसतन 5.2% कम करना था, लेकिन ये लक्ष्य हासिल नहीं हो सका है। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का मुख्य नेता कौन था? तो सूची 1 और सूची 2 दी गई थी और वहाँ से आपको मैच कराना था। तो दिल्ली में लीड किया था बहादुर शाह द्वितीय, जिनका उपनाम जफर भी था। झांसी से लीड किया था रानी लक्ष्मीबाई ने, कानपुर से नाना साहब ने, बरेली से खान बहादुर खान ने। और इसकी जो शुरुआत हुई थी यह 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी, ठीक है ना। गंगा नदी प्रणाली ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ तो यहाँ पर नहीं बताऊँगा। गंगा नदी प्रणाली जो कि भारत की सबसे लंबी नदी प्रणाली है और इसका जो उद्गम है वो गंगोत्री हिमनद से होता है, तो ये आप याद रखेंगे। खैबर दर्रा किस देश में स्थित है दोस्तों? तो खैबर दर्रा मिलेगा आपको कहाँ पर? पाकिस्तान में मिलेगा। यह भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया को परस्पर कनेक्ट करता है। और पूछा गया था कॉरियोलिसिस प्रभाव, तो ये क्या होता है? कॉरियोलिस प्रभाव क्या होता है? तो देखो जैसा आप जानते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, तो पृथ्वी के घूर्णन का एक प्रभाव है कोरियोलिसिस इफेक्ट, ठीक है। क्या होता है कि ये पृथ्वी की सतह पर गतिमान वस्तुओं की दिशा को प्रभावित करता है
और इस प्रभाव के कारण ही जो अस्थायी पौने हैं वो उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ये एग्ज़ाम में पूछा गया था। भारत सरकार द्वारा 15 फरवरी 2000 को ये घोषित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, यहीं से प्रश्न बने थे और पूछा गया था कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो देखो 2045 तक जनसंख्या स्थिरीकरण की बात इसमें कही गई थी। ये जो कथन है आपका ये करेक्ट है। मातृ मृत्यु दर को 1 लाख जीवित जन्मों पर 100 से नीचे लाना था, ये बात भी कही गई थी। और शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 30 से कम करना था। तो तीनों पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखने हैं। जो न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी आई थी 2000 में, उसके अंतर्गत ये 3 मुख्य उद्देश्य थे। नेक्स्ट है आपका, कौन सबसे प्रसिद्ध पूंजी बाजार है। सबसे प्रसिद्ध पूंजी बाजार दोस्तों शेयर बाजार और बांड बाजार होते हैं। तो इसका ए और बी विकल्प आपका सही है। पूंजी बाजार एक ऐसा मंच है जहाँ विभिन्न वित्तीय साधनों, स्टॉक, बांड, प्रतिभूतियों का व्यापार होता है। सबसे प्रसिद्ध पूंजी बाजार शेयर बाजार और बांड बाजार है। ठीक है। भारत में फिक्की की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों फिक्की भारत का सबसे बहुत ही पुराना ये संस्थान है। 1927 में फिक्की की स्थापना महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर ने की थी। यह एनजीओ है, यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर लाभकारी संगठन है जो भारत में व्यापार और उद्योग को देखता है। ठीक है। विधि के समक्ष समता का अधिकार, यहाँ पर देखिए आपके भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं और उनका मिलान करना था कि किस टॉपिक से जाके मैच होते हैं। जैसे कि अगर आप अनुच्छेद 14 देखेंगे तो इसमें कहा गया विधि के समक्ष समता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 में कहा गया। धर्म के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा, ये बात अनुच्छेद 15 में कही गई है। अवसर की समानता अनुच्छेद 16 से संबंधित है। और जो अस्पृश्यता का अंत है ये अनुच्छेद 17 में कहा गया है। तो ये सारे पॉइंट याद रहने चाहिए आपको। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित है। तो दोस्तों याद रखना कि लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वर्तमान में वो 550 है। फिलहाल यहाँ पर देखेंगे आप तो 530 राज्यों से और 20 संघ राज्य क्षेत्रों से, लेकिन वर्तमान में जो लोकसभा में सदस्य हैं उनकी संख्या 543 ही केवल है। और इसमें 524 राज्यों से चुने गए हैं और 19 राज्य क्षेत्रों से। ठीक है ना। अगला है अनुच्छेद 50। इसका संबंध दोस्तों न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच पृथक्करण से है। 50-50। ठीक है ना। न्यायपालिका कार्यपालिका 50-50, अनुच्छेद 50। ठीक है, ऐसे आप याद रखेंगे। अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार है। और अनुच्छेद 61 क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। लोक सेवा आयोग के जो कार्य हैं दोस्तों ये दिए गए हैं अनुच्छेद 320 में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 17 अप्रैल का जो दूसरा शिफ्ट हुआ था, अब उसके जो वन लाइनर हैं उसको देख लेते हैं। जैसे कि राजभाषा कीर्ति योजना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो राजभाषा कीर्ति योजना अभी हाल ही में पूछा गया प्रश्न है, तो बिल्कुल आपको रट के जाना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य था प्रधान मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम है, बैंक आदि में हिंदी को प्रोत्साहन देना, यानी कि हिंदी का जो उपयोग होता है उसको बढ़ावा देना। प्रतिवर्ष हिंदी भाषा के उपयोग की दिशा में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर यह पुरस्कार राजभाषा कीर्ति योजना प्रदान किया जाता है। यह योजना 2015-16 से लागू है। ठीक है ना। अगला है, किस खुशबूदार उपज के उत्पादन के लिए नागौर जाना जाता है। तो दोस्तों नागौर ये राजस्थान में स्थित है और यहाँ पर एक पान मेथी उगाई जाती है। पान मेथी क्यों कहते हैं जी, क्योंकि इसकी जो पत्तियाँ होती हैं पान के आकार की होती हैं और ये जो मेथी होती है ना बहुत अद्भुत होती है। इसमें तीव्र सुगंध होती है और कई रोगों में यह बहुत अच्छे से काम भी करती है। अब यहाँ पर देखिए कुछ ओपन यूनिवर्सिटीज़ और उनकी लोकेशन को मैच कराना था। जैसे कि पूछा गया था ग्लोबल मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो यह नागालैंड के दीमापुर में स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मुक्त विश्वविद्यालय कलकत्ता में स्थित है। वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय कोटा में स्थित है। और पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय ये बिलासपुर में स्थित है। ठीक है ना। कौन शिक्षा का एक अनौपचारिक अभिकरण स्रोत नहीं है। शिक्षा का एक अनौपचारिक अभिकरण स्रोत दोस्तों कौन सा नहीं है, परिवार तो है, समुदाय भी है, सामान्य खेल भी है, धार्मिक संस्था नहीं होती हैं। तो डी आपका उत्तर है। ठीक है। अगला है, निम्न को एक अनुक्रम में व्यवस्थित करिए। सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, मेथड ऑफ रिसर्च, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च एंड डाटा कलेक्शन।
तो इनको क्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे कि सबसे पहले क्या होगा, शोध समस्या का चयन, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। इसके बाद आएगा शोध के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, एक के बाद 3 आएगा। फिर आएगा आपका शोध विधि, मेथड ऑफ रिसर्च, ये 2 हो जाएगा। और फिर आएगा अंत में डाटा कलेक्शन। तो 1 3 4 2 वाला जो विकल्प था ये आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो NIRF एक रैंकिंग प्रणाली है जिसे 2015 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य विभिन्न मापदंडों के आधार पर पूरे भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों का निष्पक्ष और पारदर्शी मूल्यांकन प्रदान करना है। NIRF रैंकिंग 2025 में टॉप पर IISc बेंगलुरु है, दूसरा स्थान JNU को दिया गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रशासन में बिग डेटा एनालिसिस का उद्देश्य क्या है, ये प्रश्न पूछा गया था। बिग डेटा एनालिसिस का उद्देश्य क्या होता है जो प्रशासन होता है, तो बीमारियों के प्रसार पर नज़र रखना, चुनाव परिणामों की भविष्यवाणी करना, साइबर सुरक्षा, संसाधनों का आवंटन और सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति में, प्लस परिवहन, शिक्षा, स्मार्ट सिटीज आदि में बिग डेटा एनालिसिस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ब्लूम द्वारा प्रतिपादित ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्य, कॉग्निटिव एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव कौन सम्मिलित नहीं है, तो दोस्तों इसमें बोध शामिल है, अनुप्रयोग शामिल है, विश्लेषण भी शामिल है, व्यवस्था इसमें शामिल नहीं है। उत्तर बनेगा आपका विकल्प डी। तो देखिए ये जो ब्लूम द्वारा प्रतिपादित ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्य है, इसमें ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन शामिल है। व्यवस्था इसका अंग नहीं है। नेक्स्ट है आपका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सूचना और बायोमेट्रिक सेंसर। ये ऑप्शन है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सूचना और बायोमेट्रिक सेंसर। इनमें कौन सा एक ICT प्रणाली का घटक नहीं है, तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सूचना तो ही है। ये बायोमेट्रिक सेंसर, ये इसका संबंध ICT से तो बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब ये बायोमेट्रिक सेंसर आपका सही है, ठीक है। रोम और रैम दोस्तों आपने खूब नाम सुना होगा। जब भी आप मोबाइल लेने जाते हैं आप ज़रूर पूछते हैं इसका रैम कितना है। तो देखिए रैम से इम्पॉर्टेंट है आपका रोम, लेकिन रोम के बारे में किसी को पता ही नहीं होता। क्या आप बता सकते हो कि आपके मोबाइल का रोम कितना है? तो देखो कंप्यूटर की वह मेमोरी जिसका मतलब जब कंप्यूटर बन रहा होता है ना, तो निर्माण के समय ही रोम का प्रयोग किया जाता है और इसी पर आपका जो कंप्यूटर है या मोबाइल है वो काम करता है। इसे कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो डेटा डाला जाता है वो आमतौर पर अस्थाई या अर्ध अस्थाई होता है, मतलब इनको आसानी से आप हटा नहीं सकते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम क्या होता है? तो कंप्यूटर की मुख्य अस्थाई यानी कि वोलाटाइल मेमोरी है जो वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम और डेटा को तेज़ी से एक्सेस करने के लिए स्टोर करती है। यह अस्थिर है यानी कि वोलाटाइल है, यानी बिजली बंद होने या कंप्यूटर रीस्टार्ट होने पर इसमें मौजूद डेटा जो है वो नष्ट भी हो सकता है। अधिक रैम से कंप्यूटर की मल्टीटास्किंग गति बढ़ जाती है, ठीक है। यही वजह है कि आजकल लोग 8 GB 12 GB का मोबाइल ही ले रहे हैं। मृदा प्रदूषण का कारण क्या होता है दोस्तों? तो अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा का कारण मुख्य रूप से होता है सल्फर डाइऑक्साइड, और पानी में जब मिलता है H2O के साथ मिलता है तो यह क्या बनाता है? H2SO4 बनाता है। लिम्बिक तंत्र यह कहाँ पर स्थित होता है? मानव शरीर में लिम्बिक तंत्र कहाँ पर है? तो दोस्तों लिम्बिक तंत्र यह नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र का एक भाग होता है। यह मस्तिष्क की परस्पर जुड़ी संरचनाओं का एक समूह है जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के नीचे मुख्यतः टेम्पोरल लोब में स्थित होता है, ठीक है ना। बैरन द्वीप कहाँ पर है? तो दोस्तों बैरन द्वीप आपको पता ही है, ये मिलेगा आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और एग्जैक्टली अंडमान सागर में स्थित है। और यह भारत तथा दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है और पोर्ट ब्लेयर से लगभग 138 से 140 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है और यह एक निर्जन यानी कि बंजर द्वीप है, ठीक है। किस अभिलेख में कालिदास और भारवी दोनों का उनके नामों से उल्लेख मिलता है दोस्तों? तो ये मिलता है ऐहोल प्रशस्ति में। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित ऐहोल शिलालेख में कालिदास और भारवी दोनों का उल्लेख मिलता है। यह संस्कृत भाषा में है। ऐहोल प्रशस्ति जो है यह संस्कृत भाषा में है। अगला है दक्षिण अफ्रीका में जुलू विद्रोह के समय गांधी जी को अंग्रेजों की सेना में कौन सी पदवी दी गई थी? तो सार्जेंट मेजर की। यह पद भारतीय स्ट्रेचर वाहक दल का नेतृत्व करने के लिए दिया जाता था
जो कि घायल ब्रिटिश सैनिक होते थे, घायल जुलू लोग होते थे, उनको चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती थी। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? बहुत सारे लोग इसका आंसर फारसी लिखते हैं, जबकि ये तुर्की में लिखा गया है। और बाबरनामा का मूल नाम क्या है? तुजुके बाबरी, याद रखेंगे आप। जनहित याचिका की शुरुआत कब से हुई दोस्तों? तो याद रखना, जनहित याचिका, जिसको आप PIL के नाम से जानते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो इसकी शुरुआत होती है 1960 के दशक में अमेरिका में। भारत में जनहित याचिका की दिशा में न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर और PN भगवती ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। और भारत में जो पहली जनहित याचिका थी PIL, हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य 1979 में दाखिल किया गया था। यह मामला जेलों में बंद हजारों विचाराधीन कैदियों की अमानवीय स्थिति को उजागर करता था। इसके बाद न्याय तक पहुंच की अवधारणा को भी बल मिला। संविधान सभा का पहला अधिवेशन सत्र, तो ये कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। और क्योंकि यह जो सत्र था वो इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, कौन? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। यह सत्र 9 से 23 दिसंबर 1946 तक चला था। अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष जो बनाए गए थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा बनाए गए थे। इसके बाद 11 दिसंबर से जब बैठक शुरू हुई थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326, यह लोकसभा और विधानसभाओं के चुनावों के लिए वयस्क मताधिकार से संबंधित है। और बात करें तो चावल उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान पूछा गया था। तो 2025 में स्थान ये था कि 2025 में पहले स्थान पर चीन था, लेकिन और दूसरे स्थान पर भारत था, लेकिन अब स्थिति अलग है। 2026 में पहले स्थान पर भारत हो गया है, ठीक है, और चीन जो है वो दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। तो चीज़ें बदलती हैं, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि भारत दुनिया के कुल चावल का लगभग 28% उत्पादन अकेले करता है। आगे बढ़ते हैं। PLI स्कीम, ये क्या होते हैं दोस्तों? PLI स्कीम मार्च 2020 में स्टार्ट हुई थी। प्रारंभ में 3 उद्योग, मोबाइल और घटक निर्माण, यानी कि इसके जो कंपोनेंट होते हैं उनको बनाना, विद्युत घटक निर्माण और चिकित्सा उपकरण इसमें शामिल थे PLI स्कीम में। और हाल ही में इसमें 14 क्षेत्रकों को और शामिल किया गया है। इसमें ऑटोमोबाइल उद्योग भी शामिल किया गया है। भारत में स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार को लागू करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों, भारत में स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार को लागू करने का जो प्राथमिक उद्देश्य था कि भूमिहीन किसानों को भूमि का पुनर्वितरण। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 और 39 भूमि सुधारों को प्रेरित करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे 16 अप्रैल 2025 शिफ्ट 1 के प्रश्नों का। 16 अप्रैल 2025 की इस पहली शिफ्ट में कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि रिपीट हो सकते हैं, जैसे कि भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो शैली वाले जो प्रश्न होते हैं दोस्तों ना, ये अक्सर रिपीट होते रहते हैं। तो भुवनेश्वर में जैसे कि लिंगराज मंदिर आपका हो गया, और पुरी में जैसे कि आपका जगन्नाथ मंदिर हो गया। दोनों ही मंदिर जो हैं ये कलिंग शैली में निर्मित हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखो, जो विकल्प था ना उसमें कलिंग शैली थी ही नहीं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो आपकी कलिंग शैली है, ठीक है, तो कलिंग शैली दोस्तों ये नागर शैली के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो ये उत्तर भारतीय नागर शैली की ही एक विशिष्ट उपशैली है कलिंग शैली। तो इसी में भुवनेश्वर का जो लिंगराज मंदिर है और पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है, दोनों निर्मित हैं। इस शैली के मंदिरों का निर्माण क्या होता है? ऊंचे शिखर, जिसको कहते हैं देउल, और वर्गाकार गर्भगृह के साथ किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से रेखा देउल और पीढ़ा देउल का उपयोग किया जाता है। तो नागर शैली की ही एक शैली होती है कलिंग शैली, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन सा शोध में प्राथमिक डेटा संग्रह की विधि नहीं है? बात यहाँ पर रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में हो रहा है कि कौन सा शोध में प्राथमिक डेटा संग्रह की विधि नहीं है। 4 ऑप्शन थे, साक्षात्कार, सर्वेक्षण, साहित्य समीक्षा या अवलोकन। देखो दोस्तों, इसमें साहित्य समीक्षा का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। तो विकल्प सी आपका उत्तर था। शिक्षण में प्रायोजना विधि का जन्मदाता कौन कहा जाता है? ये मैंने अभी हाल ही में जो प्रैक्टिस सेट आपको करवाया था, प्रैक्टिस सेट नंबर 13 या 14 में, तो उसमें आपको ये प्रश्न मैंने पढ़ाया था। तो ये प्रश्न पूछा गया था और इसके जो जन्मदाता हैं वो विलियम हर्ड किलपैट्रिक हैं, ठीक है। कौन है? विलियम हर्ड किलपैट्रिक। प्राथमिक आंकड़ों के एकत्रीकरण की विधियाँ, प्राथमिक आंकड़ों का जो एकत्रीकरण होता है
तो उसकी विधि कौन कौन सी है? केस अध्ययन विधि, डाक प्रश्नावली विधि, ऑनलाइन स्रोत या अनुसूची। देखो दोस्तों, इसमें पूछ रहा है ना कि कौन सा स्रोत शामिल नहीं है। प्राथमिक आंकड़ों के एकत्रीकरण में जो विधियां दी गई हैं उनमें कौन सा एक इसमें शामिल नहीं होता है? तो ये गलत हो गया, प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है एकत्रीकरण की विधि नहीं है, यहाँ पर नहीं शब्द होना चाहिए था। तो 3 तो हैं, केस, डाक और अनुसूची। ऑनलाइन स्रोत नहीं होता है, तो यही इसका उत्तर होगा। प्राथमिक आंकड़ों के एकत्रीकरण की विधियां, इसमें केस अध्ययन विधि, प्रश्नावली विधि जिसके अंतर्गत डाक से, ईमेल से, ऑनलाइन जो प्रश्न होते हैं उसका उपयोग किया जाता है। अनुसूची, इंडेक्सिंग, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, फोकस समूह और साक्षात्कार, ये सारी जो विधियां हैं ये जो प्राइमरी डेटा होते हैं उनको एकत्र करने की विधियां मानी जाती हैं। ठीक है। कौन सी शोध की विधि नहीं है? दार्शनिक, ऐतिहासिक, सर्वेक्षण और अवलोकन में एक है जो कि शोध की विधि नहीं है, तो ये है आपका दार्शनिक। ठीक है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो देखो दोस्तों, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये पारित हुआ था 1972 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। भारतीय वन अधिनियम ये 1927 में आया था, तब भारत में ब्रिटिश काल हुआ करता था और हालांकि इसका कोई बहुत मतलब नहीं था, लेकिन ये वन अधिनियम है। ठीक है। और वन संरक्षण अधिनियम ये पारित हुआ 1980 में। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में पारित हुआ था। सारे पॉइंट यहाँ पर एक जगह पर आपको दे दिए गए हैं और सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न ये पूछा था कि कोचीन, चेन्नई, मुंबई और कांडला में कौन सा एक भारत का कृत्रिम बंदरगाह है? ठीक है, इनमें से कौन सा है? कोचीन, चेन्नई, मुंबई, कांडला में भारत का कृत्रिम आर्टिफिशियल बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों ये है आपका चेन्नई पोर्ट। ठीक है। तो ये जो है चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह है और इसका आधिकारिक संचालन 1881 से स्टार्ट हुआ था। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर था उड़ीसा। और उड़ीसा के बाद जैसे कि झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़ आदि प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक राज्य भी हैं। तो मतलब सबसे प्रमुख रूप से उड़ीसा में ही बॉक्साइट का उत्पादन होता है। शीत ऋतु में तमिलनाडु में होने वाली वर्षा किस प्रकार की वर्षा होती है? तमिलनाडु में जो शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो प्रश्न ये है कि यह किस प्रकार की वर्षा होती है? तो ये होती है चक्रवाती वर्षा। और ये जो वर्षा होती है ये मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो नमी युक्त हवाएं होती हैं वो राज्य के तटीय क्षेत्र में भारी वर्षा लाती हैं। आत्मीय सभा के बारे में प्रश्न पूछा गया था कि इसकी स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 में। कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी और इसका उद्देश्य था कि यह दार्शनिक विचार विमर्श की एक संस्था थी, मंडली थी। नेक्स्ट है 1938 में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? दोस्तों प्रश्न थोड़ा सा यहाँ पर गलत छपा था। आपको पता होगा कि 1938 में जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था तो उसमें भी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे, तो यहाँ पर कोई विवाद नहीं था। उसके अगले साल 1939 में जब त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन चल रहा था, त्रिपुरी में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, तो उस समय गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया जी का समर्थन किया था, लेकिन जो मतलब बहुमत था वो सुभाष चंद्र बोस के साथ था। लेकिन अंततः क्योंकि गांधी जी की मर्जी नहीं थी तो बोस ने इसमें त्यागपत्र दे दिया था और सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया था। तो ध्यान दीजिएगा कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन है, तो स्वदेशी आंदोलन के प्रणेता कौन है, लीडर कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक। खिलाफत आंदोलन को लीड किया था शौकत अली ने। 2 भाई थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, 2 नाम आते हैं। आपको पता होगा कि ये जो समय है ये 1919 से लेकर 1924 के बीच का समय है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमैन साम्राज्य यानी कि तुर्की के विभाजन और खलीफा के पद को कमज़ोर करने वाली ब्रिटिश नीतियों के विरोध में भारतीय मुसलमानों का एक बड़ा यह राजनीतिक आंदोलन था और इसमें जो है गांधी जी ने भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
नेक्स्ट आपका है महात्मा गांधी ने लीड किया था असहयोग आंदोलन। आपको पता ही है कि 2 आंदोलन प्रमुख रूप से जाने जाते हैं, लोग इसमें कंफ्यूज भी रहते हैं, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो इसमें असहयोग आंदोलन पहले हुआ था, आपको पता होगा, ये 1920 से 22 तक। और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसके बारे में बात करें तो ये 1930 से लेकर 1934 के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक प्रमुख अहिंसक जन आंदोलन था। इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी, दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह के साथ। ठीक है, बहादुर शाह जफर का नाम आता है 1857 के विद्रोह के साथ, तो ये मैच करने के लिए प्रश्न पूछा गया था। संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग का वर्णन है। तो याद रखिएगा कि जो आपका चुनाव आयोग है, इसका वर्णन भाग 15 में किया गया है। अनुच्छेद 324 प्रमुख रूप से इससे जुड़ा हुआ है। और वर्तमान में चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ज्ञानेश कुमार जी हैं। ठीक है, इनके विरुद्ध हाल ही में महाभियोग चलाने के बारे में भी बात की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट जो बहुमत था वो नहीं मिल पाया है। और अगला क्वेश्चन था प्राक्कलन समिति से संबंधित। तो दोस्तों, प्राक्कलन समिति बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति होती है, संसद की एक महत्वपूर्ण संसदीय समिति है। इसमें केवल लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। ध्यान देना कि प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं और इनकी संख्या होती है 30। किसी मंत्री को इस समिति का सदस्य नहीं चुना जा सकता है। और इसी प्रकार से एक और समिति होती है, संसदीय समिति होती है, ये भी लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पीएसी। भारत की संसद की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण वित्तीय समिति मानी जाती है, जो 1921 से अस्तित्व में है। यह समिति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी की रिपोर्टों के आधार पर सरकार के व्यय और राजस्व की जांच करती है। इसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक धन के उचित और कुशल उपयोग को सुनिश्चित करना है। और इसकी विशेषता क्या होती है कि पीएसी में 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से कुल 22 सदस्य होते हैं और इनका जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष का होता है। यहाँ पर देखिए कुछ किताबों के नाम दिए गए हैं और उनके राइटर से मैच कराना था, जैसे कि द वेल्थ ऑफ नेशंस, इसके राइटर एडम स्मिथ हैं। नेक्स्ट, एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन, इसके जो लेखक हैं थॉमस माल्थस हैं। और द थियोरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये जो किताब है दोस्तों, तो इसके जो लेखक हैं ये W.A. डेविस हैं। और इम्पेरियलिज्म एंड अनइक्वल डेवलपमेंट नामक जो किताब है, समीर अमीन ने इसको लिखा है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जा रहे थे जो पुरानी किताबें हैं आज़ादी के समय की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 16 अप्रैल 2025 दूसरी शिफ्ट के जो प्रश्न हैं उनको देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन था कि सांख्यिकी में व्यक्ति की आयु एक उदाहरण है, तो सतत चर, गुणात्मक चर, असतत चर या गुणात्मक व सतत चर। तो दोस्तों ये सतत चर होगा, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होगा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। स्वानुदेशन, सूक्ष्म शिक्षण, कक्षा कक्ष की अंतरक्रिया और पैनल शिक्षण में कौन सा शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण। ठीक है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता क्या है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता में विश्वसनीयता, वैधता, आत्मनिष्ठता, विश्वसनीयता और वैधता दोनों। तो दोस्तों इसका सही आंसर विकल्प डी था, यानी कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता है वो विश्वसनीयता और वैधता के लिए होती है। नेक्स्ट आपका था कि निम्न में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? देखो दोस्तों, यहाँ पर जो केंद्रीय प्रवृत्ति का मतलब होता है कि एवरेज में, यानी कोई भी वैल्यू है उसको एवरेज में ये जो मान होता है शो करता है। जैसे कि मध्यमान हो गया, ठीक है, तो मध्यमान बीच का मान, माध्यिका इसका मतलब भी लगभग मीडियन, मतलब ये भी लगभग जो सेंट्रलाइज्ड केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है वो रहती है। बहुलक में क्या होता है कि कौन संख्या बार बार लीड कर रही है, लेकिन विस्तार से इसका कोई संबंध नहीं होता है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में विस्तार शामिल नहीं है। डी आपका उत्तर है। पहला ईमेल किसने भेजा था? तो दोस्तों याद रखना कि 1971 में जो पहला ईमेल था ये इंजीनियर रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन ने भेजा था। ठीक है, और टिम बर्नर्स ली का नाम भी याद रखना, ये WWW के जनक माने जाते हैं। कंप्यूटर हार्ड डिस्क का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों कंप्यूटर हार्ड डिस्क का आविष्कार IBM कंपनी के इंजीनियर रेनाल्ड B. जॉनसन ने किया था। ठीक है, पर्यावरण मेरे अलावा सब कुछ है, ये स्टेटमेंट किसका है? पूछा गया था ये, पर्यावरण मेरे अलावा सब कुछ है। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट अल्बर्ट आइंस्टाइन का है। चिपको आंदोलन के बारे में प्रश्न था। तो चिपको आंदोलन दोस्तों ये 1973 में स्टार्ट हुआ था कि वर्तमान जो उत्तराखंड है उसके चमोली जनपद में सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने इसको लीड किया था।
और इसी प्रकार से मिलता जुलता एक आंदोलन है एपिको आंदोलन, ठीक है। तो कितने लोग बताएंगे कि एपिको आंदोलन यह किस राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका वायुमंडल की जो मध्यमंडल परत है, वायुमंडल की पृथ्वी हो गई, उसके चारों तरफ जो वायु की परतें हैं, वायुमंडल की परतें हैं, तो उसमें जो मध्यमंडल की परत है धरती की ऊंचाई से किस ऊंचाई तक है ये। तो दोस्तों ये 50 किलोमीटर से लेकर 85 किलोमीटर के बीच में है। ये हमारी पृथ्वी हो गई, 50 से 85 के बीच में होता है आपका मध्यमंडल। तस्वीर के माध्यम से आप बेहतर समझ पाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले आएगा आपका क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल। क्षोभ मंडल जो है 0 से 12 किलोमीटर के बीच में है। इसके बाद समताप मंडल है 12 से 50 किलोमीटर के बीच में। फिर आता है आपका मध्यमंडल 50 से 80 किलोमीटर के बीच में। फिर आता है आपका ताप मंडल 80 से 700 किलोमीटर के बीच में। और 700 किलोमीटर के बाद जो आता है वो होता है वायुमंडल, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, ताप मंडल या आयन मंडल एक ही होता है, और होता है बहिर्मंडल, ठीक है। ये परतें पृथ्वी की सुरक्षा, मौसम, ओजोन परत और संचार उपग्रहों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मारीन नेशनल पार्क, मैरीन नेशनल पार्क, मारीन नेशनल पार्क, समुद्री नेशनल पार्क, समुद्री राष्ट्रीय पार्क, ये कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये गुजरात की कच्छ की खाड़ी में है। समुद्री राष्ट्रीय पार्क घोषित होने वाला भारत का यह पहला क्षेत्र है जिसमें कुल 42 द्वीप शामिल किए गए हैं। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रसिद्ध सित्तन नवासल की गुफाएं किस राज्य में हैं। अब कौन इतनी डीप में जाके पढ़ता है। मैंने कहा था ना कि कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो कि बस तुक्के से ही सही या गलत होंगे, ठीक है। प्रसिद्ध सित्तन नवासल की जो गुफाएं हैं दोस्तों ये तमिलनाडु में हैं। जो लोग तैयारी कर रहे हैं सिविल वगैरह की वो लोग तो पढ़े होते हैं, लेकिन जो शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं वो इतनी डीप में जाके जीएस क्यों पढ़ेंगे। तमिलनाडु में है सित्तन नवासल की गुफाएं। तमिलनाडु का जो पुडुकोट्टई जिला है उसी में है सित्तन नवासल गांव, और वहीं पर 2री शताब्दी का यह जैन परिसर होता है। यह पहली से लेकर 10वीं शताब्दी के मध्य पुष्पित और पल्लवित रहा था। मतलब इसका जो विकास हुआ था वो पहली से लेकर 10वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। सम्राट समुद्रगुप्त के समय कौन कांचीपुरम का शासक था। तो इसका उत्तर था दोस्तों विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो था वो सम्राट समुद्रगुप्त के समय कांचीपुरम का शासक था, और समुद्रगुप्त जो था ये गुप्त वंश का चौथा शासक था, और इसके पिता का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। साइलेंट वैली आप जानते हैं, शांत घाटी के नाम से इसे जाना जाता है। साइलेंट वैली एक सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन है। तो प्रश्न ये है कि साइलेंट वैली किस स्टेट में है। तो सही जवाब होगा इसका केरल में। केरल के पलक्कड़ जिले में मिलेगा आपको शांत घाटी। यह स्थान भारत के उच्च जैविक विविधता वाले स्थानों में प्रमुख है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 89.52 वर्ग किलोमीटर है, और ये एक नेशनल पार्क भी है, ठीक है। इसे 1984 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है। मुगल शासक शाह आलम द्वारा अरसलान जंग की उपाधि किसको दी गई थी। तो दोस्तों अरसलान जंग की उपाधि शाह आलम ने अंग्रेज एंटोनी पोलियर को दी थी, ठीक है। शाह आलम का मूल नाम अली गौहर था, और आपको याद होगा कि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है उसके बाद जो मुग़ल साम्राज्य है वो क्रमशः कमज़ोर मुग़ल सम्राटों से भरा हुआ है। तो इसके बाद क्रम से ये नाम याद रखिएगा, कई बार क्रम पूछा जाता है, जैसे कि बहादुर शाह प्रथम 1707 से लेकर 1712 तक। इसके बाद आता है जहांदर शाह 1712 से लेकर 1713 तक, केवल 1 साल के लिए। फर्रुखसियर 1713 से लेकर 1719 तक। मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748। अहमद शाह 1748 से लेकर 1754। आलमगीर द्वितीय 1754 से लेकर 1759। शाह आलम द्वितीय, यह जो नाम यहाँ पर आया है वो यही है, शाह आलम द्वितीय, जो कि 1759 से लेकर 1806 तक सम्राट रहा। इसके बाद अकबर द्वितीय आता है 1806 से लेकर 1837 के बीच में। फिर अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, ठीक है, 1837 से लेकर 1857 तक। तो ये क्रम याद रखेंगे आप। नेक्स्ट देखिए, जूट उत्पादन के लिए जाना जाता है पश्चिम बंगाल। चाय का उत्पादन होता है असम में, रबड़ का उत्पादन केरल में, और गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में। तो ये प्रश्न पूछा गया था। कौन सा एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय यानी कि संविधान में जिसका उल्लेख हो। केंद्रीय सूचना आयोग, इसका उल्लेख नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक का भी उल्लेख नहीं है, और ना ही यूजीसी का है। ये सब मैंने आपको पढ़ाया भी है। तो भारतीय जो निर्वाचन आयोग है इसका उल्लेख आपको मिलेगा। चुनाव आयोग है ना ये, अभी मैंने ऊपर ही आपको बताया था कि इसका जो उल्लेख है ये अनुच्छेद 324 में आपको देखने को मिलेगा, 324 से लेकर 329 तक, ठीक है ना।
हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, यह कथन भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो दोस्तों ये मिलेगा हमको मूल कर्तव्य में, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। और रही बात मूल कर्तव्य के बारे में दोस्तों, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था ये। तो इस अधिनियम के द्वारा भाग 4 क में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो गई है? शुरू में 10 थी, अब 11 है। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संप्रेक्षित किया कि मूल अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य एवं संतुलन संविधान के आधारभूत ढांचे का एक आवश्यक लक्षण है? तो दोस्तों ये जो स्टेटमेंट आया था ये मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ के अंतर्गत 1980 में आया था। इसको आप याद रखेंगे। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, जिसको आप DPSP कहते हैं, के बीच जो संबंध है उसकी व्याख्या की है। 4-1 के बहुमत से निर्णय में कहा गया कि मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है? तो दोस्तों मिलती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? मतलब एक ऐसा काम जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, एग्जैक्टली उसमें कम लोगों की ज़रूरत होती है। मतलब बेरोजगारी तो है लेकिन एक ही काम को कई लोग कर रहे हैं ताकि थोड़ा थोड़ा सबको मिल सके। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है इसको कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। और पित्ताशय में उपस्थित पथरी किसका पाचन प्रभावित करती है? तो वसा का। ये प्रश्न पूछा गया था। अब दोस्तों जो 2021 में 2 दिनों में 4 शिफ्टों में जो परीक्षा आपकी हुई थी, ठीक है, तो उनको भी मैंने हल करवा दिया है। और कुल मिला के यहाँ पर 2 दिन में 4 शिफ्ट, तो जो 4 पेपर आपके हैं GS के, तो उनके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है और उसी में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आप चाहें तो 2021 के अंतर्गत जो 4 पेपर और थे GS के, उनको भी देख लीजिए और मैं तो कहूँगा पूरा ही कर लीजिए, ठीक है। आपको पहला कमेंट चेक करना है और डिस्क्रिप्शन, या फिर आपको एंड में ये जो वीडियो दिखाई दे रहा है इस पर ही आपको क्लिक करना है और आप पहुंच जाएंगे नेक्स्ट जो आपके 4 पेपर और हैं 2021 के। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।